हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर इकरा खान। तो रेस्पिरेशन का टॉपिक है ये। तो उसमें आएगा मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये जो मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन है ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, कॉलेज एग्ज़ाम में आता है, 5 मार्क्स के लिए पूछ लिया होता है। तो इसको कैसे लिखना है, इसके नोट्स हैं पूरे एक तरीके से। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उसकी रेस्पिरेटरी मूवमेंट। तो जब मैकेनिज़्म पढ़ते हैं रेस्पिरेशन की तो उसमें मूवमेंट भी आते हैं, कौन कौन सी मसल्स होती हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं जो रेस्पिरेशन में काम करती हैं, फिर मूवमेंट ऑफ द थॉरेसिक केज। तो ये एक इंडेक्स है कि मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन में क्या क्या होगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी मूवमेंट। रेस्पिरेटरी मूवमेंट को 2 फेज में डिवाइड किया है, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन। जिससे पता है इंस्पायरेशन मतलब जब हम सांस अंदर लेते हैं, एक्सपायरेशन मतलब जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं। ये इसके 2 फेज हैं, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन। मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में कौन कौन सी मसल्स काम करती हैं, तो वो अब 2 मसल्स होती हैं रेस्पिरेशन में, इंस्पायरेटरी मसल, एक्सपायरेटरी मसल। इंस्पायरेटरी मसल वो मसल्स होती हैं जो इंस्पायरेशन में काम करेंगी, जब हम सांस अंदर लेंगे तो कौन कौन सी मसल्स काम करती वो हो गई इंस्पायरेटरी मसल। और एक्सपायरेटरी मसल वो मसल होती है जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं, तब कौन सी मसल्स काम करेगी। अब सबसे पहले बात करते हैं इंस्पायरेटरी मसल की। अब इंस्पायरेटरी मसल हो या फिर एक्सपायरेटरी मसल्स हो, दोनों को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, तो प्राइमरी मसल और एसेसरी मसल। तो दोनों का मतलब सेम है, चाहे वो इंस्पायरेटरी मसल में हो चाहे एक्सपायरेटरी मसल में हो। तो प्राइमरी मसल कौन सी हो गई दोनों की, प्राइमरी मसल वो मेन मसल होती हैं जो एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन में काम करेंगी, और एसेसरी मसल वो होती हैं जो प्राइमरी मसल्स को हेल्प करेंगी। तो इंस्पायरेटरी मसल्स की सबसे पहले बात करते हैं। इंस्पायरेटरी मसल जो इंस्पायरेशन में काम करेगी, तो उसमें उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया, प्राइमरी मसल और एसेसरी मसल। प्राइमरी मसल इसमें आती है डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। ये 2 मसल होती है इंस्पायरेशन की जो कि प्राइमरी मसल होती है, तो डायफ्राम हो गई और दूसरी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। फिर आती है एसेसरी मसल। एसेसरी मसल वो मसल जो प्राइमरी मसल को हेल्प करेंगी। ये जो कौन कौन सी होगी इसमें एसेसरी मसल में, स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल, स्केलिने, पेक्टोरल्स। ये जो 3 मसल्स होती हैं वो प्राइमरी मसल को हेल्प करेंगी इंस्पायरेशन में। अब आती है एक्सपायरेटरी मसल। एक्सपायरेटरी मसल भी फिर 2 टाइप में डिवाइड करेंगे, प्राइमरी मसल, एसेसरी मसल। तो प्राइमरी मसल कौन सी हो गई, प्राइमरी मसल हो गई इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। यहाँ इंस्पायरेशन में तो थी एक्सटर्नल और एक्सपायरेटरी में आ गई इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, इसको याद रखना। फिर थी एसेसरी मसल। एसेसरी मसल वही जो प्राइमरी मसल को हेल्प करेंगी, इसमें आ गई एब्डोमिनल मसल। एब्डोमिनल मसल जो होती है एक्सपायरेशन के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। अब एक बार इंटरकॉस्टल मसल की लोकेशन देख लेते हैं। ये थोरेसिक केज है पूरा। अब यहाँ रिब्स है। अब 2 रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोल दिया इंटरकॉस्टल स्पेस। अब उस स्पेस में इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं, ये हो गया। अब जब इंटरकॉस्टल मसल का क्रॉस सेक्शन करेंगे, कट सेक्शन देखेंगे, तो क्या देखने को मिलता है, तो अब उसमें भी इंटरकॉस्टल मसल में भी इसमें फिर 3 है। सबसे बाहर वाली एक्सटर्नल, बीच वाली इंटरनल, फिर सबसे अंदर वाली होती है इनर मोस्ट। तो ये जो एक्सटर्नल वाली हो गई, ये जो कि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल इंस्पायरेशन में काम करती है। फिर ये बीच वाली इंटरनल हो गई जो कि एक्सपायरेशन में काम करेगी। तो ये हो गई इंटरकॉस्टल मसल की लोकेशन, 2 रिब्स के बीच के स्पेस के बीच में होती है। ये हो गया रेस्पिरेशन की मसल्स हो गई, कि मसल्स कौन कौन सी होती है रेस्पिरेशन में जो काम करेगी। अब आता है मूवमेंट ऑफ थोरेसिक केज। थोरेसिक केज का मूवमेंट कैसे होता है। इंस्पायरेशन कॉज एनलार्जमेंट ऑफ थोरेसिक केज। थोरेसिक केज एनलार्ज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन ऑल डायमीटर। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो थोरेसिक केज का एनलार्जमेंट होता है। ये थोरेसिक केज है पूरा, तो इसी का एनलार्जमेंट होता है। अब एनलार्जमेंट इस तरीके से होता है कि उसके सारे डायमीटर में इंक्रीज होता है। अब डायमीटर कौन कौन से होते हैं थोरेसिक केज के, 3 डायमीटर देखने को मिलते हैं, एंटेरोपोस्टीरियर, ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल डायमीटर। ये 3 होते हैं। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो थोरेसिक केज का एनलार्जमेंट हो जाता है, क्योंकि कि सारे डायमीटर में इंक्रीज होता है, ये तीनों डायमीटर इंक्रीज होते हैं। अब कौन कौन से डायमीटर हो गए, सबसे पहले बात करते हैं एंटेरोपोस्टीरियर। फ्रंट में ये हो गई रिब्स, ये बैक में वर्टिब्रा। तो रिब्स और वर्टिब्रा के बीच का जो ये स्पेस होता है इसको बोल दिया एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर। ये पहला डायमीटर हो गया एंटेरो पोस्टीरियर। जो फ्रंट टू बैक में आ रहा है, जो फ्रंट टू बैक हो रहा है उसको बोल दिया एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर। ये पहला डायमीटर हो गया। फिर आता है दूसरा ट्रांसफर डायमीटर। ट्रांसफर डायमीटर इस तरीके से ये वाली जो डिस्टेंस है उसको बोलती है ट्रांसवर्स डायमीटर। फिर तीसरा वर्टिकल डायमीटर। वर्टिकल डायमीटर ये हो गया, ये यहाँ डायफ्राम हो गया। अब डायफ्राम से ये वर्टिकल, ये 3 डायमीटर समझ में आ गए, ये तीनों
इंक्रीज़ हो जाते हैं इंस्पायरेशन के टाइम पे, जिसकी वजह से थोरेसिक एज एनलार्जमेंट हो जाता है। अब बात करते हैं चेंज इन साइज ऑफ थोरेसिक कैविटी अकर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द 4 यूनिट स्ट्रक्चर। जो थोरेसिक कैविटी होती है उसके साइज़ में चेंज कैसे होता है, क्योंकि 4 मूवमेंट के स्ट्रक्चर का मूवमेंट होता है, 4 यूनिट के मूवमेंट होता है। अब कौन कौन से मूवमेंट होते हैं, वो कौन कौन से यूनिट के मूवमेंट होते हैं? सबसे पहले थोरेसिक लिड हो गया, फिर अपर कोस्टल सीरीज, लोअर कोस्टल सीरीज, डायफ्राम। तो सबसे पहले बात करते हैं थोरेसिक लिड की। थोरेसिक लिड इज फॉर्म बाय मैन्यूब्रियम स्टर्नाई। तो थोरेसिक लिड देखो, ये थोरेसिक केज है पूरा। अब हम थोरेसिक लिड देख रहे हैं। ये जो थोरेसिक, अब थोरेसिक लिड क्या थी? थोरेसिक लिड मैन्यूब्रियम स्टर्नाई से फॉर्म होती थी। अब स्टर्नम है, ये पूरी स्टर्नम हो गई। अब स्टर्नम को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ये पहला पार्ट मैन्यूब्रियम, ये बॉडी, ये जाइफाइड प्रोसेस। तो जो थोरेसिक लिड होती है वो स्टर्नम के पहले पार्ट से बनती है, मैन्यूब्रियम स्टर्नाई से बनती है। तो ये जो फर्स्ट रिब हो गई, ये थोरेसिक लिड हो गई, ये पूरी थोरेसिक लिड हो गई। अब थोरेसिक लिड इज फॉर्म बाय मैन्यूब्रियम स्टर्नाई से बनती है, जो पहली रिब हो गई। अब मूवमेंट ऑफ थोरेसिक लिड इंक्रीज द एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर। जब थोरेसिक लिड का मूवमेंट होता है तो वो एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज होता है। किस वजह से? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होता है स्कैलेनम मसल का, तो जो फर्स्ट रिब होती है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। ये जो पहली रिब हो गई, क्योंकि थोरेसिक लिड फर्स्ट रिब से बन रही है ना, तो ये थोरेसिक जो पहली रिब होती है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाती है, जिसकी वजह से फ्रंट टू बैक वाला जो डायमीटर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अब बात करते हैं अपर कोस्टल सीरीज। अपर कोस्टल सीरीज कंस्टिट्यूटेड बाय द 2nd to 6th पेयर ऑफ रिब। अब अपर कोस्टल सीरीज कहाँ से? देखो ये जो पॉइंट किया है, ये अपर कोस्टल से। अब 4 मूवमेंट का स्ट्रक्चर हो गया। थोरेसिक लिड समझ में आ गई। थोरेसिक लिड तो पहली रिब से बन रही है, फर्स्ट रिब, जो कि स्टर्नम के पहले पार्ट से बन रही है। फिर आती है अपर कोस्टल सीरीज। अपर कोस्टल सीरीज जो होती है 2nd to 6th पेयर ऑफ रिब से बन रही है, मतलब यहाँ से लेके 2nd to 6th पेयर ऑफ ये हो गई अपर कोस्टल सीरीज हो गई। तो ये अपर कोस्टल सीरीज है जो 2 से लेके 6 पेयर ऑफ रिब से बन रही है। 2 से 6 पेयर ऑफ द रिब्स वो अपर कोस्टल सीरीज हो गई। अब जब मूवमेंट होता है अपर कोस्टल सीरीज का, तो कौन कौन से डायमीटर इंक्रीज होते हैं? एक तो एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज होता है और ट्रांसफर डायमीटर इंक्रीज हो रहा है। तो किस तरीके से होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। जब मूवमेंट होता है अपर कोस्टल सीरीज के, उस 2 टाइप के मूवमेंट होते हैं। एक तो पंप हैंडल मूवमेंट हो गया और बकेट हैंडल मूवमेंट हो गया। ये पंप हैंडल मूवमेंट और ये बकेट हैंडल मूवमेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि ये पीजी में भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि पंप हैंडल मूवमेंट से कौन से डायमीटर इंक्रीज होते हैं। 2 मार्क्स के लिए कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चन एमसीक्यूज में। तो अपर कोस्टल सीरीज पढ़ रहे थे। अपर कोस्टल सीरीज इतना याद रखना है 2nd to 6th पेयर ऑफ रिब से बन रही है। अब 2 मूवमेंट की वजह से डायमीटर इंक्रीज होते हैं। कौन से मूवमेंट हो गया? पंप हैंडल, बकेट हैंडल। सबसे पहले पंप हैंडल समझते हैं। Contraction of external intercostal muscle causes elevation of these ribs and upward and forward movement of sternum. It increases anteroposterior diameter. तो पंप हैंडल मूवमेंट में क्या होता है? जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल थी, ये वाली, ये जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है, इनका जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एलिवेशन हो जाता है रिब्स का एंड अपवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ स्टर्नम। तो पंप हैंडल किस तरीके से? इस तरीके से बोला, जैसे पंप, जब पंप को हम मूव करते हैं, जब पंप ऊपर नीचे जा रहा है, जब यहाँ से ये देखो, ये जब पंप ऐसे जाता है, तो इसी तरीके से जैसे पंप का मूवमेंट होता है उसी तरीके से स्टर्नम का मूवमेंट हो रहा है। तो ये स्टर्नम भी क्या करता है? फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुकता है। जैसे पंप का मूवमेंट हो रहा है, जैसे पंप का मूवमेंट होता है उसी तरीके से स्टर्नम का मूवमेंट हो रहा है, वो भी इस डायरेक्शन में जाता है, आगे की तरफ झुकता है, फॉरवर्ड मूवमेंट में जा रहा है। इसलिए इसको पंप हैंडल मूवमेंट बोलते हैं। जैसे पंप का मूवमेंट हो रहा है उसी तरीके से स्टर्नम का मूवमेंट हो रहा है। जैसे पंप को इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, पंप इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, इसी तरीके से स्टर्नम भी। रिब्स का एलिवेशन हो गया। कौन कौन सी रिब्स? तो अपर कोस्टल सीरीज 2 से 6 पेयर ऑफ रिब्स में बन रही है ना, 2 से 6 पेयर ऑफ रिब्स। तो एलिवेशन हो गया वो 2 to 6 पेयर ऑफ द रिब्स का। और अब स्टर्नम का भी मूवमेंट फॉरवर्ड हो रहा है, इस तरीके से जैसे पंप का मूवमेंट होता है उसी तरीके से स्टर्नम का मूवमेंट हो रहा है। इस तरीके से स्टर्नम का मूवमेंट हो रहा है, अपवर्ड जा रहा है ऊपर और आगे की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से वो क्या करता है? एंटेरोपोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि फ्रंट टू बैक में जा रहा है ना, फ्रंट टू बैक का डायमीटर इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो पंप हैंडल मूवमेंट है इस तरीके से कर रहा है ना, फॉरवर्ड मूवमेंट हो रहा है स्टर्नम का, तो ये जो डिस्टेंस होती है वो इंक्रीज हो जाता है। तरीके से एंटेरोपोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज हो जाता है। तो ये पंप हैंडल मूवमेंट इतना याद रखना हमेशा कि पंप हैंडल मूवमेंट से एंटेरोपोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज होता है, क्योंकि पंप की तरह स्टर्नम भी आगे की तरफ झुक रहा है। अब आता है बकेट हैंडल मूवमेंट। बकेट हैंडल मूवमेंट किस तरीके से होता है?
बकेट हैंडल मूवमेंट में क्या होता है, सेंट्रल पोर्शन ऑफ दीज रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड टू अ मोर हॉरिजॉन्टल पोजीशन, इंक्रीजेस ट्रांसफर डायमीटर। कैसे, जिस तरीके से बकेट का जो हैंडल होता है, बकेट के हैंडल को ऐसे मूव कर रहे हैं, जैसे ये बकेट के हैंडल को इस तरीके से जब ऐसे मूव करते हैं, इस तरीके से उठाते हैं, तो एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ रहा है, क्योंकि ये सेंट्रल जो पोर्शन होता है ना रिब्स का, वो बाहर जा रही है। रिब्स जो होती हैं वो इस तरीके से बाहर जा रही हैं। एक तरीके से ये जो रिब्स हैं, जब बकेट हैंडल मूवमेंट किया तो बकेट के हैंडल को इस तरीके से उठाते हैं, इस तरीके से उठाते हैं, तो उसी तरीके से रिब्स हैं जो 2nd to 6th पेयर ऑफ रिब्स हैं, उसके जो सेंट्रल पोर्शन है वो आउटवर्ड इस तरीके से बाहर की तरफ जा रहे हैं, ऐसे बाहर, जिसकी वजह से एक ट्रांसफर डायमीटर इंक्रीज हो गया। मतलब ये रिब्स हैं, ये रिब्स, तो ये रिब्स बाहर की तरफ डायरेक्शन में जा रहे हैं इस तरीके से, तो ये जो डायमीटर है वो ही तो इंक्रीज़ हो रहा है, तो ट्रांसफर डायमीटर इंक्रीज़ हो रहा है बकेट हैंडल मूवमेंट से, क्योंकि बकेट के जिस तरीके से हैंडल को ऐसे उठाते हैं, उसी तरीके से सेंट्रल पोर्शन हो रहा है जो रिब्स का, वो बाहर की तरफ जा रहा है, एक ऐसी पोजीशन बना देता है, एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन बना देता है, तो जिसकी वजह से ट्रांसफर डायमीटर इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये थी अपर कोस्टल सीरीज़ की बात, क्योंकि अपर कोस्टल सीरीज़, अगर जब भी अपर कोस्टल सीरीज़ आए तो उसमें याद रखना है, कोई भी रिब्स का एलिवेशन होगा तो वो कौन सी रिब्स का एलिवेशन होगा, 2nd to 6th पेयर ऑफ रिब्स, क्योंकि अपर कोस्टल सीरीज़ 2nd to 6th पेयर ऑफ द रिब्स से बनती है। ये जो अपर कोस्टल सीरीज़ है 2nd to 6th पेयर ऑफ द रिब्स से बन रही है, तो पंप हैंडल मूवमेंट से होगा और बकेट हैंडल मूवमेंट से होगा। तो पंप हैंडल मूवमेंट में भी एलिवेशन होगा रिब्स का, फॉरवर्ड मूवमेंट होगा स्टर्नम का, और बकेट हैंडल मूवमेंट से भी जो रिब्स होंगी वो आउटवर्ड बाहर की तरफ जाएंगी, जिसकी वजह से ट्रांसफर मूवमेंट इंक्रीज होगा। अब बात करते हैं लोअर कोस्टल सीरीज़। लोअर कोस्टल सीरीज़ इंक्लूड 7th to 10th पेयर ऑफ रिब, यहाँ तक थी अपर कोस्टल सीरीज़। अब यहाँ से 7th to 10th पेयर ऑफ रिब, ये जो बन गई ये लोअर कोस्टल सीरीज़ हो गई। ये 7th to 10th पेयर ऑफ द रिब इज लोअर कोस्टल सीरीज़ हो गई। अब जब मूवमेंट होता है लोअर कोस्टल सीरीज इंक्रीजेज द ट्रांसफर डायमीटर बाय द बकेट हैंडल मूवमेंट। बकेट हैंडल मूवमेंट बाय स्विंगिंग आउटवर्ड एंड अपवर्ड इट इंक्रीज ट्रांसफर डायमीटर। वही उसी तरीके से इसमें लोअर कोस्टल सीरीज में पंप हैंडल मूवमेंट काम नहीं करता, उसमें से बकेट हैंडल मूवमेंट आता है। तो बकेट हैंडल मूवमेंट इस तरीके से बकेट का, क्योंकि वही रिब्स जो थी, अब इसमें जो लोअर कोस्टल सीरीज में कौन सी रिब्स आएंगी, वो 7th to 10th पेयर ऑफ रिब्स आएंगी, तो वो आगे की तरफ बाहर की तरफ जा रही है, तो बकेट हैंडल मूवमेंट से ट्रांसफर डायमीटर इंक्रीज हो रहा है। तो बकेट हैंडल मूवमेंट चाहे वो पंप उसका अपर कोस्टल सीरीज़ का हो या लोअर कोस्टल सीरीज़ का हो, हमेशा कौन सा डायमीटर इंक्रीज होता है, ट्रांसफर डायमीटर इंक्रीज होगा बकेट हैंडल मूवमेंट से, क्योंकि बकेट की तरह उस हैंडल को इस तरीके से करते हैं, तो उसी तरीके से रिब्स जो होती हैं बाहर की तरफ जाती है, एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन बना लेती है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल का डायमीटर इंक्रीज कर देती है, इसलिए ट्रांसफर डायमीटर इंक्रीज होता है। और पंप हैंडल मूवमेंट से पंप की तरह जब आगे नीचे पीछे होता है तो फॉरवर्ड मूवमेंट हो रहा है, स्टर्नम का एक तरीके से फॉरवर्ड मूवमेंट हो रहा है, तो एंटेरो पोस्टर डायमीटर इंक्रीज हो रहा है। तो ये हो गए मूवमेंट्स हो गए। अब आता है डायफ्राम, जो कि चौथी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायफ्राम का कैसे मूवमेंट होता है। मूवमेंट ऑफ डायफ्राम इंक्रीजेज वर्टिकल डायमीटर। तीनों डायमीटर कंप्लीट, दोनों डायमीटर उसमें कंप्लीट हो गए। अब तीसरा डायमीटर आता है वर्टिकल डायमीटर। वर्टिकल डायमीटर इंक्रीज होता है डायफ्राम के मूवमेंट की वजह से। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन के टाइम पे ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन मसल्स फाइबर शॉर्टन हो जाते हैं, द सेंट्रल टेंडिनस पोर्शन इज ड्रॉन डाउनवर्ड सो द डायफ्राम इज फ्लैटेंड। पहले आप समझो, डायफ्राम की जो नॉर्मल पोजीशन होती है वो इस तरीके से होती है, रिलैक्स में जब होता है डायफ्राम इस तरीके से, लेकिन जब हम सांस अंदर लेते हैं तो डायफ्राम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो एक तरीके से इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है, फ्लैटेंड हो जाता है। तो फ्लैटेंड डायफ्राम फ्लैटेंड हुआ, तो जिसकी वजह से वर्टिकल डायमीटर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इस पूरे लाइन का मतलब यही है कि मूवमेंट होता है जब डायफ्राम का, तो वर्टिकल डायमीटर इंक्रीज होता है इस तरीके से वर्टिकल डायमीटर, क्योंकि ये डायफ्राम की नॉर्मल शेप है, डोम शेप होती है डायफ्राम की। लेकिन जब हम रिलैक्स में है, ये अभी डायफ्राम रिलैक्स में है डोम शेप में, लेकिन जब इंस्पायरेशन होती है, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो अपनी शेप को फ्लैटन कर लेता है। एक तो ये जो डायफ्राम फ्लैटन होता है वो उसका कॉन्ट्रैक्शन वाला फेज होता है। तो जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है तो जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वर्टिकल डायमीटर इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए लिखा है, तो सेंट्रल टेंडिनस पोर्शन इज ड्रॉन डाउनवर्ड एंड द डायफ्राम इज फ्लैटेंड। फ्लैटनिंग ऑफ द डायफ्राम इंक्रीज द वर्टिकल डायमीटर। फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम की फ्लैटनिंग की वजह से वर्टिकल डायमीटर इंक्रीज होता है। जैसे इस डायग्राम में इसको डायफ्राम को अम्ब्रेला मसल भी बोलते हैं, एक अम्ब्रेला की शेप में होती है, जिसमें दिखा है, ये देखो एक्सेलेशन हो रही है, रिलैक्स में है। जब एक्सेलेशन हो रही है रिलैक्स में तो डायफ्राम कैसा है, डोम शेप में है, जैसे अम्ब्रेला खुला हुआ है तो एक डोम शेप में है। लेकिन जब इनहेलेशन हो रही है तो डायफ्राम कैसा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट, फ्लैटेंड हो गया, तो डायफ्राम फ्लैटन हो जाए। तो ये हो गया पूरा डायफ्राम का मूवमेंट। डायफ्राम कैसा
बस इतना याद रखना है डायफ्राम में, डायफ्राम की जो नॉर्मल होती है जब वो रिलैक्स पे होता है वो डोम शेप होता है, तो लेकिन जब इनहेलेशन होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होकर फ्लैट एंड हो जाता है। इसको नॉर्मल शेप मत समझ लेना उसकी, डायफ्राम की नॉर्मल शेप जो डायफ्राम की वो डोम शेप होती है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वो फ्लैट एंड हो जाता है। तो फ्लैट एंड हो गया तो वर्टिकल डायमीटर इंक्रीज हो गया। ये पूरी एक छोटा सा डायग्राम है मैकेनिज्म का, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो ये पूरा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।